गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन एसएसटी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7th का जो चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है जल मंडल हाइड्रोस्फीयर, उसको यहाँ पर पढ़ेंगे और जल मंडल के विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर जल के विभिन्न स्रोत हैं, जैसे सागर, महासागर, झीलें और नदियाँ आदि। पृथ्वी पर ये सब जल के स्रोत हैं। इन सभी को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी की 71% सतह जल से घिरी हुई है। पृथ्वी की कितनी प्रतिशत सतह जल से घिरी है? 71%। और केवल 29% सतह ही धरातल है, अर्थात 29% जो सतह है वो धरातल है, अर्थात जिस पर हम लोग निवास करते हैं। पृथ्वी पर 4 महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर। तो पृथ्वी पर कितने महासागर हो गए? 4 महासागर, जिसमें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का 97% भाग महासागरों में पाया जाता है। तो जल का 97% भाग कहाँ पाया जाता है? महासागरों में। जो खारा है, अर्थात जो हमारे पास जल है उसमें 97% जो हमें जल प्राप्त है वो कैसा है? खारा है। केवल 3% ताजा, अर्थात जिसको मीठा जल कहते हैं, जिसे हम नदियों, झीलों, हिम तथा जलाशयों से प्राप्त करते हैं। तो केवल 3% ही पानी जो है वो पीने योग्य है। 97% भाग क्या है? खारा है। भूमि के अंदर भी कुछ जल विद्यमान रहता है, जिसे हम कुओं तथा नलकूपों आदि की सहायता से प्राप्त करते हैं और बाहर निकालते हैं। अब आइए जानते हैं जल चक्र क्या होता है। जल चक्र: पृथ्वी पर जल 3 रूपों में विद्यमान है: तरल, ठोस तथा गैस। ये तो सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जल कितने रूपों में? 3 रूपों में होता है। तरल जैसे नदियों में, ठोस जैसे पर्वतों पर तथा गैस के रूप में। ठीक है। इन तीनों रूपों में जल की मात्रा बदलती रहती है, परंतु पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा सभी रूपों को मिलाकर समान रहती है, क्योंकि जल अपनी गति के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है अथवा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। उदाहरण के लिए महासागरों का जल जलवाष्प के रूप में वायु में जाता है, वहाँ से यह वर्षा के रूप में स्थल या सागर में फिर वापस आ जाता है। वर्षा का जल नदियों द्वारा फिर समुद्र में वापस चला जाता है और जल की इस गति को जल चक्र कहते हैं। अर्थात ये क्या होता है? महासागरों से जलवाष्प बनती है, जलवाष्प से क्या होता है? बादल बनते हैं, बादल से फिर पानी बरसता है, वर्षा होती है और फिर जो जल है वो नदियों, झीलों, तालाबों और फिर महासागरों में फिर से पहुंच जाता है और इस प्रकार से एक चक्र बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? हम जल चक्र कहते हैं। वर्षा का जल ही छिद्र चट्टानों में रिसकर भूमि के अंदर चला जाता है, जिसे भूमिगत जल कहते हैं। हिम क्षेत्रों में पाई जाने वाली हिमानियाँ पिघलकर तरल जल के रूप में परिवर्तित हो जाती। हिम क्षेत्रों में, अर्थात जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पहाड़, हिमालय है जैसे बर्फ से ढका हुआ है, तो इसमें जो हिमानियाँ हैं वो पिघलती रहती हैं और जल हमको तरल रूप में प्राप्त होता रहता है। अब जानते हैं जल बजट एवं जल संरक्षण। पृथ्वी पर एक जल बजट या भूमंडलीय जल संतुलन है, जिसमें वर्षण आय के समान है, जबकि वाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन व्यय है। महासागरों, नदियों, झीलों या तालाबों में विद्यमान जल के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ने से वाष्पीकरण होता है। पादप अर्थात पेड़ पौधे अपनी जड़ों द्वारा
भूमि से जल को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और पत्तियों द्वारा उसे जलवाष्प के रूप में पुनः वायु को प्रदान कर देते हैं। पादपों की इस प्रक्रिया को जल वापस देने को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। अर्थात जब पौधे क्या करते हैं, पौधों की जड़ें जो हैं मिट्टी से जल को क्या करती हैं, प्राप्त करती, खींचती हैं, और वही जल पत्तियों के द्वारा वाष्प रूप में बाहर निकलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। अन्य कुछ क्षेत्रों में बसंत ऋतु में बर्फ पिघलने या वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा के कारण जल अधिक एकत्र हो जाता है। इस अतिरिक्त जल के कारण जल संतुलन बिगड़ जाता है, तभी क्या हो जाती, बाढ़ आ जाती है। इसके विपरीत स्थिति भी हो सकती है। गर्मियों में जब बाष्पीकरण बढ़ता है जिससे मौसम शुष्क हो जाता है तथा जल आपूर्ति कम हो जाती है। हम पृथ्वी का जल बजट नहीं बदल सकते, किंतु जल के प्रयोग को नियंत्रित अवश्य कर सकते हैं। नगरों के उद्योगों में प्रयोग होने वाले जल का बड़ा भाग नदियों या महासागरों में अनुपयोगी जल में वापस चला जाता है। इससे प्रायः हानिकारक पदार्थ होते हैं। हम जल की मात्रा को बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वह सीमित है। भाई, हम जल की मात्रा को क्या बढ़ा सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो सीमित मात्रा में हमें मिला है और 3% ही जल क्या है, मनुष्य के उपयोग के लिए है। 97% जल जो है वो क्या है, खारा जल है। तो बढ़ती हुई जो जनसंख्या है आपकी, बढ़ती हुई जनसंख्या, तो इस तरीके से जल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त जल सुलभ हो सके, इसलिए हमें जो जल के उपयोग में क्या करनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। इस अमूल्य संसाधन को सुरक्षित रखने के लिए जल संरक्षण पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जो जल का है वो संरक्षण करना चाहिए। जल प्रदूषण को रोककर तथा जल का सावधानी पूर्वक प्रयोग करके हम इसका संरक्षण कर सकते हैं। बाढ़ पर नियंत्रण करना भी संरक्षण का एक उपाय है। वर्षा के जल को ग्रहों में संग्रह करने की तकनीक भी विकसित की जा चुकी है। दूषित जल को स्वच्छ करके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। हमें नगरों का कूड़ा करकट एवं औद्योगिक अपशिष्ट जल स्रोतों में नहीं फेंकना चाहिए और ना ही पशुओं को नदियों व तालाबों में नहलाना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, जल का प्रदूषण बढ़ता है। भाई, हम पशुओं को नहला देंगे, ठीक है, कोई मृत पशु फेंक देता है तो क्या होते हैं, वो सड़ते गलते हैं और हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। महासागरीय जल की प्रमुख विशेषताएं एवं गतियां। महासागर पृथ्वी के तापमानों को मृदु बनाते हैं। वे जलीय चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त वे हमें मछली तथा अन्य जीवों के रूप में भोजन प्रदान करते हैं। सर्दियों में इसका प्रयोग देशों तथा महाद्वीपों के बीच परिवहन तथा व्यापार के लिए होता है। परिवहन और व्यापार के लिए, जैसे समुद्र के रास्ते से क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश को जाते हैं और व्यापार होता है। महासागर परिवहन के सबसे सस्ते साधन हैं, परंतु महासागरों के जल का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से हम घरेलू कार्यों के लिए अथवा सिंचाई के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि यह जल खारा होता है। बताया भी है कि 97% जल का भाग कहाँ है, महासागर में, जो कि खारा है, जिसका प्रयोग हम नहीं करते। इसका कारण यह है कि समुद्र में जो नदियाँ मिलती हैं वे अपने साथ भिन्न प्रकार के शैलों के अपरदित पदार्थ लाती हैं, जो समुद्र के पानी में मिल जाते हैं। इनमें लवण के कण एवं अन्य पदार्थों के कण भी होते हैं। समुद्र का जल वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, परंतु ये पदार्थ समुद्र में ही रह जाते हैं। इस प्रकार समुद्र में लवण की मात्रा, वाष्पीकरण की मात्रा समुद्र में मिलने वाली नदियों पर निर्भर करती है। समुद्री जल की औसत लवणशीलता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। समुद्र का जल कभी भी शांत नहीं रहता है, इसमें सदैव कुछ न कुछ गति होती रहती है, फिर चाहे यह गति क्षैतिज रूप में हो या लंबवत रूप में। समुद्र के जल के 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। समुद्र के जल के कितने प्रकार की गतियाँ होती हैं? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? नंबर 1 लहरें, नंबर 2 ज्वार भाटा और नंबर 3 महासागरीय धाराएं। तो सबसे पहले देखते हैं लहरें क्या होती हैं। वायु के प्रभाव से समुद्र के जल के ऊपर नीचे होने की प्रक्रिया को लहरें या तरंग कहते हैं।
लहरों को केवल सतह पर महसूस किया जा सकता है, जबकि गहराई में ये प्रतीत नहीं होती हैं। पवन की गति के साथ तरंगे धीमी तथा तीव्र होती रहती हैं। तूफान के समय जब पवन की गति बहुत तेज होती है तो लहरें बहुत ऊंची उठती हैं। ऐसी लहरें कभी कभी बड़ी विनाशकारी होती हैं। सुनामी ऐसी ही एक बड़ी लहर है। ये लहरें भूकंप, महासागरों के नीचे ज्वालामुखी उद्गार या ऐसी अन्य हलचलों से उत्पन्न होती हैं। आजकल लहरों की शक्ति का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। इन लहरों का पूर्वानुमान न होने पर मछुआरों को बहुत हानि हो सकती है। नंबर 2 क्या आता है आपका? ज्वार भाटा। तो समुद्र के जल स्तर का प्रतिदिन एक निश्चित समय पर 2 बार चढ़ना और उतरना ज्वार भाटा कहलाता है। समुद्र के जल का क्या होता है? निश्चित समय पर कितनी बार? 2 बार चढ़ना और 2 बार उतरना क्या होता है? ज्वार भाटा होता है। ज्वार भाटे की उत्पत्ति का मुख्य कारण चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। इसमें थोड़ा प्रभाव सूर्य का भी होता है। समुद्र के जल के ऊपर उठने को उच्च ज्वार तथा इसके नीचे गिरने को निम्न ज्वार या भाटा कहते हैं। समुद्र के जब ऊपर पानी उठता है तो वो ज्वार होता है, और जब पानी क्या होता है समुद्र की लहरों का नीचे की ओर गिरता है तो उसे भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा मछली पकड़ने व नौ संचालन में सहायक होता है। कभी कभी उच्च ज्वार बड़े जलयानों को पोताश्रय तक आने तथा पोताश्रय से बाहर जाने में सहायक होते हैं। हुगली पर स्थित कोलकाता बंदरगाह ज्वार भाटा के उपयोग का एक अच्छा उदाहरण है। अब नंबर 3 आती है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं समुद्र सतह की विशाल जलराशि की एक निश्चित दिशा में होने वाली सामान्य गति को महासागरीय धाराएं कहते हैं। इन धाराओं की उत्पत्ति पृथ्वी के घूर्णन एवं पवनों के कारण होती है। इनकी जो गति होती है वो कैसी होती है? पृथ्वी के घूर्णन अर्थात पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है और जो हवाएं चलती हैं उनके कारण महासागरीय धाराओं में गति होती है। तो महासागरीय जो जलधाराएं हैं, महासागरीय जलधाराएं जो होती हैं वो जल के गर्म और ठंडे होने से भी बनती हैं। ठंडा जल सघन और भारी होता है तथा गर्म जल अपेक्षाकृत सघन और हल्का होता है। इसलिए ठंडा जल नीचे बैठ जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों का ठंडा जल समुद्र की तलहटी के साथ धीरे धीरे विषुवत रेखा की ओर गतिशील होता है। विषुवत रेखा के निकट से गर्म जल महासागरों की सतह पर ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने लगता है। जो धाराएं ध्रुवीय प्रदेशों से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं उन्हें ठंडी धाराएं कहते हैं, तथा जो धाराएं विषुवत रेखीय क्षेत्र ध्रुवों की ओर चलती हैं उन्हें गर्म धाराएं कहते हैं। यदि आप दिए गए मानचित्र को ध्यानपूर्वक उनकी दिशाओं को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं ओर और घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा के विपरीत मुड़ जाती हैं। इसका कारण पृथ्वी की घूर्णन गति है। देखो इसमें एक मानचित्र बना हुआ है जिसमें जो महासागर की जो गतियां हैं वो क्या होती हैं? पृथ्वी जो हमारी घड़ी होती है उसकी सुई के दिशा के विपरीत अर्थात उल्टी दिशा में। दिए हुए मानचित्र में आप महासागरीय धाराओं को देख सकते हैं। महासागरीय धाराओं का तटीय क्षेत्रों की जलवायु पर अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। गर्म महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती हैं तथा ठंडी महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों के तापमान को कम कर देती हैं। उदाहरण के लिए जापान के तट के निकट क्यूरोसियो गर्म, जो क्यूरोसियो की जलधारा है वो क्या होती है? गर्म होती है, तथा ओयासियो ठंडी जलधाराएं हैं। इसी प्रकार गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर एक गर्म जलधारा है। जिन तटीय क्षेत्रों के निकट गर्म जलधाराएं बहती हैं वहीं प्रायः वर्षा होती है, क्योंकि गर्म वायु अधिक आर्द्रता ग्रहण कर लेती है। इसके विपरीत ठंडी जलधाराओं से प्रभावित क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। अफ्रीका के दक्षिण भाग के पश्चिम तट पर पूर्वी भाग के सापेक्ष अपेक्षा वर्षा कम होती का यह भी एक बड़ा कारण है। मानचित्र में देखने से आपको ज्ञात होगा कि अफ्रीका के दक्षिणी भाग के
पश्चिमी तट पर बेंगुएला, अमेरिका क्या है, अफ्रीका के जो दक्षिणी भाग पर एक धारा बहती है जिसका नाम है बेंगुएला, जो कि ठंडी जलधारा है क्योंकि यह विषुवत रेखा की ओर बहती है। जबकि पूर्वी तट पर मोजाम्बिक गर्म जलधारा है क्योंकि यह विषुवत रेखीय क्षेत्र से दक्षिण की ओर बहती है। ठंडी तथा गर्म जलधाराओं के मिलने से मछलियों के भोजन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ऐसे क्षेत्रों में मछली पकड़ना एक प्रमुख व्यवसाय है। उदाहरण के लिए कनाडा के पूर्वी तट पर जहां हम गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम एवं ठंडी धारा लेब्राडोर मिलती है, वहां मछली पकड़ना एक मुख्य व्यवसाय है। ठीक है, तो गर्म जो जलधारा है वो क्या है, गल्फ स्ट्रीम, और ठंडी धारा होती है लेब्राडोर। तो इस तरीके से ये जो आपका चैप्टर नंबर 11 है वो समाप्त हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।